नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार चारण, एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चुरू। मैं आज आधुनिक भारत के इतिहास के एक टॉपिक पर बात करूंगा, और वो टॉपिक है जहां से आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ होता है, जहां मुगलों का समाप्त होता है वहां आधुनिक इतिहास का प्रारंभ होता है। अब आधुनिक इतिहास जहाँ से प्रारंभ होता है वो समय और उससे पहले का समय, कैसी राजनीतिक स्थिति रही उस समय इस देश की, उसका अध्ययन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और उसके अध्ययन में खासकर आता है 1707 के बाद का समय। 1707 जबकि औरंगजेब की मृत्यु हुई, और उसके बाद का जो मुगलों का समय है, मुगलों का शासन है, मुगलों का पराभव है, उनका पतन है, वो हमारे इस अध्ययन के अंदर आते हैं। और जब तक हम इस काल को नहीं समझेंगे तब तक आधुनिक भारत का इतिहास हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे। अतः आज का विषय है 18वीं शताब्दी का आगमन और भारत की राजनीतिक स्थिति। मुगल साम्राज्य करीब 2 सदियों तक भारत में कायम रहा। ये 2 सदियां 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से पहले की 2 सदियों की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय तक 18वीं शताब्दी का जो बिगिनिंग है, जैसे 1707 में औरंगजेब की डेथ हो रही, तो उससे पहले लगभग 2 सदियों तक मुगलों ने भारत पर शासन किया और बहुत बड़े भाग पर शासन किया। आप देखिए, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर, और उत्तर में हिमालय से लेकर और सुदूर दक्षिण तक। और उत्तर पश्चिम की बात करें तो अफगानिस्तान तक, इवन अकबर के समय चीन का भी कुछ एरिया। इतने बड़े भूभाग पर शासन किया जिन मुगलों ने। 1707 तक जो मुगल इतने ताकतवर थे, बाद में कमज़ोर पड़ने लग गए। बाद का उनका शासनकाल, उनका गौरव, उनका महत्व भारत की राजनीति में उस प्रकार का नहीं रहा जैसा पहले था। औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ, जो कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि औरंगजेब स्वयं भी अपने भाइयों पर विजय प्राप्त करके, अपने भाइयों को समाप्त करके बादशाह बना था। औरंगजेब के बाद उसके जो पुत्र हैं, उन पुत्रों के अंदर भी उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, जिसमें विजयी हुआ बहादुर शाह विजयी हुआ, और 1707 में बहादुर शाह मुगल सम्राट बना। बहादुर शाह ने 1707 रिपीट कर रहा हूँ, 1707 में शासन संभाला और 1712 तक शासन किया। और बहादुर शाह, जो कि जाजऊ के युद्ध में अपने भाई आजम को पराजित करके शासक बना, विद्वान भी था, योग्य भी था, और उसमें आत्मगौरव भी था। उसने अपना शासन औरंगजेब की नीतियों के विपरीत मेल मिलाप के द्वारा, आपस में राजपूतों के साथ में सहयोग के द्वारा, हिंदुओं के सहयोग के द्वारा, उस प्रकार से उसने अपने शासन के प्रारंभ करने का निश्चय किया। और औरंगजेब की जो संकीर्णतावादी नीति थी, उन नीतियों को उसने बदलने का प्रयास किया। यद्यपि प्रारंभ में आमेर यानी कि जयसिंह और मारवाड़ यानी कि अजीत सिंह से उसके संबंध ठीक नहीं रहे, और यहाँ तक कि बहादुर शाह ने आमेर के शासक पद से जयसिंह को हटा दिया और उसके छोटे भाई विजय सिंह को शासक बना दिया। और अजीत सिंह और जयसिंह दोनों का जो कभी बड़ा मुगल दरबार के अंदर बड़ा इनका ओहदा होता था, बड़ा इनका मान सम्मान होता था, बड़ा
इनका पद था, इन दोनों से मालवा और गुजरात की सूबेदारी भी छीन ली। अजीत सिंह से मालवा की, माफ करना, जय सिंह से मालवा की और अजीत सिंह से गुजरात की। लेकिन बाद में राजपूतों ने इसका जब एकजुटता से विरोध किया तो बहादुर शाह को अपनी नीति को बदलना पड़ा और जय सिंह को अजमेर लौटा दिया, जय सिंह को आमेर लौटा दिया गया और जो अजीत सिंह है उसे मारवाड़ का शासक स्वीकार करते हुए महाराजा की पदवी उसकी जो है बहाल कर दी गई। और इस प्रकार से आमेर और मारवाड़ के साथ जो संबंध है वो संबंध इनके ठीक दिशा में कुछ बढ़ने लगे। इसके अतिरिक्त मराठा जो है, मराठों के साथ भी उसने मेल मिलाप की नीति अपनाई। मराठे जो कि दक्षिण में ज़्यादा सक्रिय थे, उन्हें वहाँ सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दे दिया, लेकिन चौथ का अधिकार नहीं दिया। जिन क्षेत्रों में वो 10वां हिस्सा ले रहे थे वहाँ वो लेते रहेंगे, लेकिन जहाँ चौथा हिस्सा था वो अधिकार नहीं दिया। इसलिए मराठे जो हैं वो असंतुष्ट रहे और बहादुर शाह ने एक और मराठों के जो बीच का संघर्ष था उसको भी समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। शाहू और ताराबाई, इन दोनों में मराठों का नेता कौन रहेगा, उस वर्चस्व को लेकर के इन दोनों में संघर्ष चल रहा था। यदि बहादुर शाह एक इनिशिएटिव लेते हुए शाहू को मराठों का नेता मान लेता है या ताराबाई को नेता मान लेता है तो मराठों की जो समस्या है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं किया, मराठों को आपस में लड़ने झगड़ने दिया, ना शाहू को नेता घोषित किया ना ताराबाई को। नतीजा यह हुआ कि शाहू और मराठा सरदार असंतुष्ट रहे और दक्षिण भारत अव्यवस्था का शिकार रहा। जब तक मराठा सरदार आपस में और मुगल सत्ता के खिलाफ लड़ते रहे तब तक वहाँ शांति व्यवस्था फिर से कायम नहीं हो सकी। अब बात करें सिखों के साथ में, बहादुर शाह के गुरु गोविंद सिंह के साथ में अच्छे संबंध थे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन 1708 में एक पठान जिसका नाम था जमशेद खान, उसने गोविंद सिंह जी पर प्राणघातक हमला कर दिया और उसके बाद में गोविंद सिंह जी जीवित नहीं रहे। गोविंद सिंह जी जीवित थे तब तक इनके संबंध अच्छे थे, लेकिन गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद में बंदा बहादुर सिखों का नेता बना और बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने मुगलों के खिलाफ बगावत का झंडा खड़ा कर दिया। क्योंकि इस हत्या में सिखों को कुछ संदेह था, इसलिए सिखों ने अब मुगलों से युद्ध करने का निश्चय कर लिया। फलस्वरूप बहादुर शाह भी अपनी सेनाओं के साथ निकला, स्वयं उसने सेना का नेतृत्व किया और सिखों को पराजित कर दिया और सतलज और यमुना नदी के जो बीच का क्षेत्र है उस पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। और इसके अतिरिक्त लोहगढ़ जिसका सिखों के लिए बड़ा महत्व था, क्योंकि लोहगढ़ जो बसाया गया था, लोहगढ़ का जो किला बनवाया गया था वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बनवाया गया था और अम्बाला के उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में ये लोहगढ़ का किला था, जिसे 1712 में बहादुर शाह ने सिखों से छीन लिया। तो सिखों और बहादुर शाह के बीच में तनातनी रही गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद। गुरु गोविंद सिंह जब तक जीवित थे जब तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन गुरु गोविंद सिंह की जो हत्या जमशेद के द्वारा, वो जो एक घृणित कार्य था, उसमें सिखों को संदेह था कि कहीं इसमें मुगल शासक का कोई षड्यंत्र है और उसके बाद संबंध खराब हुए। बहादुर शाह की अगली हिंदुस्तानी शक्तियों के संबंध में यदि बात करें तो अगला जो शासक है वो बुंदेला का छत्रसाल, बुंदेला के जो सरदार है छत्रसाल से उनसे मेल मिलाप रखा और छत्रसाल ने भी एक निष्ठावान अधीनस्थ की तरह शासन किया और एक निष्ठावान सामंत बना रहा। बहादुर शाह ने भरतपुर के जो जाट राजा थे, जाट सरदार चूड़ामन से भी दोस्ती कर ली
और चूड़ामन ने मुगलों का साथ भी दिया, खासकर जब बंदा बहादुर के खिलाफ जब अभियान हो रहा था, सिखों के खिलाफ जब अभियान हो रहा था, तो उस सेना का एक हिस्सा चूड़ामन भी था। अब इस प्रकार से शासन चल रहा था और साम्राज्य में अनेक समस्याएं थी। उनका समाधान बहादुर शाह टटोलने का प्रयास भी कर रहा था और वो शायद कर लेता यदि उसको समय मिलता, लेकिन 1712 में उसकी मौत हो गई और उसके बाद में साम्राज्य एक बार फिर गृह युद्ध में फंस गया। 1712 के बाद में मुगल राजनीति में कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, विशेषकर सामंत या जो मुगल अमीर हैं उनका इन्वॉल्वमेंट पहले जो एक अधीनस्थ के रूप में, शासक के या राजकुमार के अधीनस्थ के रूप में था, अब वो स्वयं में एक अलग शक्ति के रूप में कहीं नजर आ रहे हैं। और वो इस प्रकार की शक्ति है कि वो चाहते हैं मुगलों के वंशज शासन तो करें, लेकिन रिमोट उनके पास नहीं। तो ये जो रिमोट लेने की जो प्रकृति है वो पहले नहीं दिखाई दे रही थी, वो अब हमें आगे दिखाई देगी। तो ये एक नई चीज़ आई। तो गृह युद्ध हुआ। उस गृह युद्ध में बहादुर शाह का जो एक यूँ कहे कि नाकाबिल एक जो बेटा था जहादर शाह, वो शासक बना। और वो शासक इसलिए बना कि उस समय जो एक शक्तिशाली जो सामंत था जिसका नाम था जुल्फिकार खां, उसका समर्थन था। तो जुल्फिकार खां ने चूंकि जहादर शाह को सम्राट बनवाया, अतः वो उसका वजीर आजम बन गया, यानी कि प्रधानमंत्री बन गया। और अब जितनी भी पॉलिसी बनाएगा, हम देखेंगे कि जुल्फिकार बनाएगा। जुल्फिकार देख रहा है कि दरबार में यदि अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है और इस साम्राज्य को यदि बचाए रखना है, सत्ता को यदि बचाए रखना है, तो राजपूत राजाओं और मराठा सरदारों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध करने आवश्यक है। हिंदू सरदारों के साथ में मेल मिलाप करना आवश्यक है। इसलिए उसने तेजी से औरंगजेब की नीतियां बदलना प्रारंभ की। और हम देखते हैं उस काल में कि जो घृणित कर था, हिंदुओं में जिस कर के लिए बहुत घृणा थी, जजिया कर, उस जजिया कर को समाप्त करने की एक प्रक्रिया वहाँ से प्रारंभ हुई। पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, पूरी तरह तो समाप्त हुआ था ये 1720 में मोहम्मद शाह जब शासक था उसके समय। लेकिन यहाँ से एक इनिशिएटिव लिया गया, एक अच्छा प्रयास किया गया, जिसका हिंदू राजाओं ने और हिंदू प्रजा ने वेलकम किया, स्वागत किया। इसके अतिरिक्त जो आमेर का राजा था जयसिंह को मिर्ज़ा राजा सवाई की पदवी दी गई। अब जयसिंह मिर्ज़ा राजा सवाई जयसिंह कहलाने लगा और उसे मालवा का सूबेदार बना दिया गया। हमने देखा था कि बहादुर शाह के समय इन लोगों से, आमेर के राजा से और मारवाड़ के राजा से इनकी सूबेदारियां छीन ली गई थी। इनके राज्य भी हम देख रहे थे कि आमेर का राज्य भी छीन लिया गया था। लेकिन अब जो नए समीकरण बने हैं, उस नए समीकरण में आमेर के जयसिंह को मालवा का सूबेदार, मालवा की और गुजरात की सूबेदारी बड़ी महत्व रखती थी। और यहाँ पर जो सम्राट के विश्वसनीय लोग होते थे, वही लोग नियुक्त किए जाते थे। तो इसका मतलब अब अजीत सिंह विश्वसनीय लोगों की श्रेणी में आ गए थे। इसके अलावा जो मारवाड़ के अजीत सिंह हैं, उनको महाराजा की पदवी दे दी गई और उनको गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। तो जयसिंह मालवा के सूबेदार हो गए हैं और वो सवाई जयसिंह हो गए हैं। अजीत सिंह गुजरात के सूबेदार हो गए हैं और वो महाराजा अजीत सिंह हैं। जुल्फिकार खां ने दक्षिण भारत की तरफ भी ध्यान दिया, जहाँ पर मराठों के लिए एक नीति चल रही थी। जो दाऊद खां पन्नी था, जो कि इसी का एक खासम खास था, उसने 1711 में मराठों के साथ में एक संधि की थी और उस संधि के अनुसार मराठे दक्षिण में चौथ और सरदेश मुखी वसूल कर रहे थे। चौथ में सरदेश मुखी, ये पहले भी ये शब्द आए हैं, अब आए हैं, मैं समझता हूँ कि आप इसको जानते होंगे, लेकिन फिर भी चौथ यानी कि आय का चौथा हिस्सा, सरदेश मुखी यानी कि
आय का 10वां हिस्सा ये मराठे वसूल करते थे और उसके बदले सुरक्षा देते थे। सुरक्षा किससे देते थे कि भाई एक तो हम खुद तुम पर आक्रमण नहीं करेंगे, हम तुम पर आक्रमण नहीं करेंगे, और कोई अन्य शक्ति आप पर आक्रमण करेगी तो हम आपकी रक्षा करेंगे। तो ये जो सुरक्षा दी जाती थी, उस सुरक्षा के बदले मराठे जो है चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते थे। और दक्षिण भारत में ये जो पन्नी, जो दाऊद खां पन्नी था इनका सहयोगी, उसने मराठों के साथ में ये समझौता कर रखा था। लेकिन जुल्फिकार खां इस जो ये वहाँ चल रहा था इससे संतुष्ट नहीं था, वो इसमें कुछ परिवर्तन चाहता था। और परिवर्तन क्या किया, बड़े स्मार्टली, कि चौथ और सरदेशमुखी मराठों को मिलेंगे, लेकिन वसूली करने वाले जो अधिकारी हैं वो मुगल रहेंगे। अब इस बात के अंदर बड़ा एक पेच है, ये मुगल अधिकारी क्यों करेंगे? मराठा यदि चौथ ले रहे हैं, सरदेशमुखी ले रहे हैं, तो उनके अधिकारी कर्मचारी कर लेंगे। ये तो एक इसके अंदर मैन पावर की आवश्यकता है। लेकिन उस काल में राज्यों की आय के आंकलन में बड़ी गड़बड़ियाँ होती थी और जुल्फिकार खां समझता था कि जो आय के जो ब्यौरे दिए जाते हैं वो ब्यौरे पूरे नहीं दिए जाते, वो उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है। अतः बड़ी ही चालाकी के साथ में, बड़ी ही समझदारी के साथ में कह लीजिए आप, वहाँ अपने अधिकारियों को कहा कि आप वसूल करें और मराठों को दें। मराठों को भी कहा बताओ भी आपको क्या दिक्कत है, आपको जो चाहिए हम दे रहे हैं, लेकिन हमारी यहाँ पे सेनाएं हैं, हमारा सेटअप है, वो वसूल कलेक्शन का काम वो करेंगे, वसूली का काम वो करेंगे और आपको दे देंगे। तो ये वहाँ पर उन्होंने एक व्यवस्था दे दी। और जुल्फिकार खां ने बहादुर शाह की तरह ही जुल्फिकार खां ने जो भरतपुर के जो जाट नेता है चुड़ामन जाट, उसके साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखे। छत्रसाल बुंदेला जो है बहादुर शाह के समय भी अच्छे संबंध चल रहे थे, उनके साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखे और मेल मिलाप रखा। लेकिन बंदा बहादुर यानी कि जो सिखों के खिलाफ जो कार्यवाही चल रही थी, जो दमन नीति चल रही थी, उनके प्रति वो नीति जारी रखी, उसमें कोई परिवर्तन इन्होंने नहीं किया। मीनवाइल 1713 में, 1712 में शासक बना, 1713 में जहादर शाह जो है उसको उसके एक भतीजे जिसका नाम फर्रुखसियर, उसके हाथों वो पराजित हो गया और नया मुगल सम्राट हो गया फर्रुखसियर। फर्रुखसियर की इतनी ताकत नहीं थी कि वो इसको पराजित कर सके, लेकिन फर्रुखसियर के पीछे जो ताकत थी वो थी सैयद बंधु की। सैयद बंधु उस युग में बहुत महत्वपूर्ण थे। दो भाई हैं ये बंधु। बड़ा जो भाई है उसका नाम अब्दुल्ला खां है, छोटा भाई जो है हुसैन कुली खां है। और ये दोनों अब्दुल्ला खां और हुसैन कुली खां, इन दोनों की सेनाएं, ये दोनों बहुत मजबूत थे, बहुत ताकतवर थे और प्रजा के द्वारा पसंद किए जाते थे। इनकी ताकत के बलबूते फर्रुखसियर ने सम्राट जहादर शाह को पराजित कर दिया और वो वहाँ का शासक हो गया। जब शासक हो गया तो जिनकी बदौलत हुआ उनको सत्ता मिलनी थी, और ये सत्ता मिलती अब्दुल्ला खां को वज़ीर आज़म के रूप में, और जो छोटा भाई है हुसैन अली खां उसको मीर बख्शी के रूप में। वज़ीर आज़म यानी प्रधानमंत्री, मीर बख्शी यानी कि वहाँ का सेनापति। तो दो बहुत महत्वपूर्ण जो पद हैं वो इन दोनों भाइयों के पास में है। और तुरंत ही दोनों भाइयों ने पूरी जो मशीनरी थी, सरकारी मशीनरी थी, जो सत्ता थी, उस पर दोनों भाइयों ने अपना नियंत्रण बना लिया और दोनों भाई एक अच्छा शासन वहाँ पर लोगों को देना चाहते थे। लेकिन फर्रुखसियर चूँकि बादशाह है, अब सारे जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजन है वो अब्दुल्ला के पास में है या हुसैन उली के पास में, यानी कि सैयद बंधु के पास में है। अब बादशाह को भड़काने वाले लोग भी दरबार में बहुत होते हैं, तो बादशाह को, सम्राट को ये बात धीरे धीरे खलने लगी और अब उसके अंदर एक कसमकस
एक व्याकुलता पैदा होने लगी कि वो अपनी व्यक्तिगत सत्ता स्थापित करने के लिए आतुर होने लगा। दूसरी ओर सैयद बंधु जानते थे कि फर्रुखसियर के हाथ में यदि सत्ता आ गई तो शासन ढंग से नहीं चलेगा। फर्रुखसियर राजकाज नहीं संभाल पाएगा। फर्रुखसियर किन्हीं और के स्वयं इतना योग्य नहीं है, ना वो योग्य सेना एक सैनिक है, ना वो योग्य प्रशासक है, कोई योग्यता नहीं है सिवाय इसके कि वो मुगलों का वंशज है। ये बात सैयद बंधु जानते हैं, अतः सैयद बंधु उसको सत्ता देने के लिए तैयार नहीं है। अब स्थितियां खराब होती हैं, बिगड़ने लगती हैं। आखिरकार सैयद बंधु क्या करते हैं, 1719 में फर्रुखसियर को राज सिंहासन से हटा देते हैं और उसका कत्ल कर दिया जाता है। और उसकी जगह पहले वो रफ़ी उद दरजात और उसके बाद रफ़ी उद दौला, दो शासक जल्दी जल्दी बनाते हैं। दोनों अयोग्य थे, दोनों की कोई ना कोई बीमारी थी, टीबी थी, क्षय का रोग था, और दोनों जो है बहुत अधिक नहीं चल पाए और दोनों जल्दी ही मर गए। तब सैयद बंधुओं ने 18 वर्षीय मोहम्मद शाह को हिंदुस्तान का बादशाह बनाया। मुगलों का एक और वंशज मोहम्मद शाह, जिसका असल में जो मूल नाम है वो तो रोशन अख्तर था, लेकिन रोशन अख्तर जब सिंहासन पर बैठा तो उसका नाम जब नामकरण जो है वो मोहम्मद शाह के रूप में हुआ। और इस प्रकार से नया जो बादशाह है, नया जो सम्राट है, वो 18 साल का है। और 1713 से लेकर के 1719 तक फर्रुखसियर रहा। फर्रुखसियर के बाद में मोहम्मद शाह शासक बन गया। अब मोहम्मद शाह शासक बन गया, लेकिन शासक के बीच में और वज़ीर आज़म के बीच में, शासक के बीच में और मीर बख्शी के बीच में जल्दी ही टकराव पैदा होने लगा। ये नया लड़का था, कोई योग्यता तो थी नहीं, लेकिन जोश था। वो भाई दोनों योग्य थे, अनुभवी थे, और वो एक मेल मिलाप के द्वारा शासन को चलाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने हिंदुओं के लिए एक सहिष्णुता की नीति अपनाई, और वो जानते थे और उनका विश्वास था कि हिंदू सरदारों और सामंतों को मुसलमानों के साथ मिलाकर ही हिंदुस्तान का शासन व्यवस्थित रूप से चलाया जा सकता है। इस बात को वो पहचानते थे। वो जानते थे कि यदि हिंदुओं को अलग कर देते हैं, शासन से यदि उनको बेदखल कर देते हैं, तो हिंदुस्तान के अंदर ये जो शासन है ये अनवरत नहीं रहेगा। इस बात को सैयद बंधु जो है वो जानते हैं। और फर्रुखसियर जैसे ही बैठा था अंतिम रूप में, तब भी इन्होंने, जो सैयद बंधु है, फर्रुखसियर के गद्दी पर बैठते ही जो जजिया कर हटाने का जो कार्य चल रहा था उसको आगे बढ़ाया। हालांकि वो अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन अब जब नया शासक आ गया तो उस जजिया कर को इन्होंने जो है हटा दिया है। तो एक ध्यान रखने की बात है, जजिया कर जो है वो अंतिम रूप से 1720 में हटा था, और उस समय जो शासक था हिंदुस्तान का, उसका नाम था मोहम्मद शाह। और साथ साथ कई जगहों से तीर्थ यात्री कर हटा दिए गए। तीर्थ यात्री कर हिंदुओं की दृष्टि में बड़े घृणित कर थे कि हम अपने भगवान से मिलने जाते हैं, गंगा पे जाते हैं, मथुरा जाते हैं, या शंकर भगवान के जो दूसरे स्थान हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ जाने पर उन लोगों से तीर्थ कर के नाम से मुगल टैक्स वसूलते थे। इसको पूरी हिंदू प्रजा में, ब्राह्मणों में इसको लेकर के बड़ा असंतोष था कि हम हमारे भगवान से मिलना चाहते हैं और हमारे ही देश में हमें अपने ही भगवान से मिलने के लिए एक कर दिया जाता है। तो मोहम्मद शाह के समय वो कर भी हटाया गया, जजिया कर भी हटाया गया। इस प्रकार से सब ठीक ठाक चल रहा था। और ये जो मारवाड़ के अजीत सिंह हैं, आमेर के जो जय सिंह हैं, ये भी फर्रुखसियर की टीम में थे, और ये टीम एक ठीक प्रकार से कार्य। जाट सरदार चूड़ामन है, वो भी इनके साथ में था। शाहू जो है, शाहू को भी इन्होंने अपने पक्ष में कर लिया था। शाहू को वहाँ का पूरा अधिकार दे दिया, चौथ का अधिकार दे दिया, सरदेशमुखी का अधिकार कर लिया, वो भी अपना मित्र बना लिया। और शाहू ने बदले में क्या किया, शाहू ने बदले में कहा कि दक्षिण में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमेशा मेरे 15,000 घुड़सवार आपकी सहायता के लिए खड़े रहेंगे। इस प्रकार से ये दक्षिण
के अंदर भी और उत्तर भारत के अंदर भी ये स्थितियां जो है ठीक होने लगी। अब ये जब सारा कुछ बढ़िया चल रहा है, पूरे देश में एक वैसा सा माहौल है जैसा कभी अकबर के समय में होता था। कट्टरपन को छोड़ दिया गया है। जो सैयद बंधु हैं वो जजिया कर उन्होंने पूर्णतः हटवा दिया है, तीर्थयात्री कर हटवा दिया है। हिंदुस्तानी जो हैसियत वाले जो लोग हैं, बड़े जो राजनीतिक ताकत वाले लोग हैं, जो जय सिंह हो, चाहे वो अजीत सिंह हो, चाहे वो चूड़ामन हो, चाहे वो छत्रसाल, सबके शाहू हो, सबके साथ में एक अच्छा दोस्ताना माहौल चल रहा है और शासन आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन एक ऐसा भी गुट है दिल्ली में जो नहीं चाहता कि ऐसा, वो कट्टरपंथियों का गुट है। उसमें है निज़ाम उल मुल्क और उसका चाचा मोहम्मद अमीन खान। निज़ाम उल मुल्क और मोहम्मद अमीन खान ये एक कट्टरपंथियों का गुट बना रहे हैं और ये सामंत जो भी इनकी तरफ है, ये पूरा गुट है, ये सैयद बंधुओं से ईर्ष्या करता है। और मोहम्मद शाह जो नया बादशाह है, जो लड़का है, इसको भी यह शक्ति, कट्टरपंथियों की शक्ति, यह समझाने का प्रयास कर रही है कि यदि आप सैयद बंधुओं के अनुकूल नहीं चले या सैयद बंधुओं को ऐसा प्रतीत हुआ कि आप उनके अनुकूल नहीं चल रहे हैं, तो फर्रुखसियर की तरह आपका भी वही हाल हो सकता है। फर्रुखसियर को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा था, आपको भी करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार की स्थितियाँ, इस प्रकार का एक विरोधी वातावरण, इस प्रकार कि भाई सैयद बंधु है ये इस्लाम विरोधी कार्य कर रहे हैं, सैयद बंधु हैं ये मुगलों के विरोध में कार्य कर रहे हैं। अब इस्लाम का विरोध समझ सकते हैं कट्टरपंथियों की दृष्टि में क्या है, जजिया कर हटा लेना है, तीर्थयात्री कर हटा लेना है, राजपूत मराठे जितने भी चूड़ामन हैं, जितने भी ये हिंदू शासक हैं, इनको साथ में दोस्ती कर लेना है और इन लोगों को तवज्जो देना, इन लोगों के साथ में मिलकर के शासन चलाना, ये इस प्रकार की नीति पर चल रहा, ये कट्टरपंथियों की दृष्टि में इस्लाम विरोधी है। तो इन कट्टरपंथियों ने मोहम्मद शाह को अपनी तरफ बुला लिया और मोहम्मद शाह उनकी तरफ मिल गया तो उनकी शक्ति बढ़ गई और अब उन्होंने इन दोनों भाइयों को समाप्त करने का प्लान बनाया। पहले तो 1720 में जो मीर बख्शी है, जो कि छोटा भाई है जिसका नाम है हुसन अली खां, उसको धोखे से मार दिया और हुसन अली खां को मारने के बाद में अब्दुल्ला खां ने जिस आगरा के पास में इन विरोधी गुट के साथ में युद्ध किया, उनको हरा भी दिया, लेकिन बाद में लगभग 2 साल बाद में 1722 में उसे भी जहर दे करके मार दिया गया और इस प्रकार मुगल साम्राज्य पर सैयद बंधुओं का आधिपत्य समाप्त हो गया। इन सैयद बंधुओं को इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से जाना जाता है, किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न कई बार आता है कि किंग मेकर कौन थे, तो ये सैयद बंधु थे। इन बंधुओं के नाम भी पूछे जाते हैं, तो बड़े भाई का नाम अब्दुल्ला और छोटे भाई का नाम हुसैन अली खां। ये सैयद बंधु 1713 से लेकर के 1720 तक भारतीय राजनीति में, मुगल राजनीति में इनका वर्चस्व रहा और इन्होंने अच्छे ढंग से शासन को चलाने का, अकबर की नीतियों पर शासन को चलाने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों को, हिंदुओं को अपने साथ लेकर के चलने का प्रयास किया और उनके जो घृणित कर थे और उनकी जो सदियों से जो मांग थी जजिया, तीर्थयात्री कर, उनको हटाने का इन्होंने कार्य किया और इस प्रकार से 1720 ईस्वी में सैयद बंधुओं का जो काल है वो समाप्त हो जाता है। अब मोहम्मद शाह शासक है। मोहम्मद शाह का शासनकाल लगभग 30 साल का रहा, 1719 से 1748 तक। और मोहम्मद शाह के पास में एक मौका था कि वो इस लंबी अवधि में अपने साम्राज्य को सही ढंग से चलाए, उसको पटरी पर ला सके। एक लंबा काल उसके पास में था, लेकिन मोहम्मद शाह के अंदर ये काबिलियत नहीं थी और उसने राज्य कार्य पर कोई ध्यान नहीं दिया। निज़ाम उल मुल्क जैसे जो उसके काबिल मंत्री थे, तो उनको उसने पूरा समर्थन नहीं दिया और इसकी बजाय वो भ्रष्ट और चापलूस लोगों के शिकार बन गया। ये निज़ाम उल मुल्क
वही है जो कट्टरपंथी था, जिसने सैयद बंधुओं को हटाने में एक बड़ा प्रयास किया था। सैयद निज़ामुद्दीन कट्टरपंथी था, लेकिन निज़ामुद्दीन एक दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति था। सॉरी, मैं इसको वक्तव्य को दोहराऊंगा। निज़ामुल मुल्क जो है वो कट्टरपंथी था, लेकिन अपने निश्चय के प्रति दृढ़ था और उसमें शासन चलाने की कला थी। मोहम्मद शाह इस व्यक्ति का साथ लेता तो मोहम्मद शाह अच्छे ढंग से शासन कर पाता, लेकिन मोहम्मद शाह ने इसका साथ नहीं लिया, इसको तवज्जो नहीं दी, और इसके बजाय जो नालायक लोग थे, जो भ्रष्ट लोग थे, जो चापलूस लोग थे, उनके बीच में वो घिर गया। मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह कम आयु में शासक बन गया, और कम आयु में शासक बन गया तो एक परिपक्वता का अभाव था, अनुशासन का अभाव था, और शिकार खेलना, दरबार में अंदर नाच गान, महिलाओं के नृत्य, महिलाओं के कपड़े पहन के नाचना, हमेशा इसका जो दरबार है वो नचनियों से भरा रहता था, गाने बजाने वालों से भरा रहता था, शराब पी जाती थी। इस प्रकार के कार्य इसके दरबार में होते थे, इसीलिए इसको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है। हालांकि इसके शासनकाल के प्रारंभ में बड़े अच्छे कार्य हुए, कई जजिया कर हटाया गया, तीर्थयात्री कर हट रहा है, हिंदू मुस्लिम एक अच्छा आपस में सहयोग के साथ में शासन चल रहा है, वो सब कार्य इसके शासनकाल में हुए। लेकिन ये बाद में इसका जो चाल चलन है, इसका आचरण है, वो इतना अधिक स्वच्छंद हो गया और वो सारी मर्यादाओं को पीछे छोड़ गया। और इस प्रकार से जो इसका एक योग्य जो व्यक्ति था निज़ाम उल मुल्क, अब निज़ाम उल मुल्क ने फैसला किया कि वो यहाँ से चला जाएगा, और निज़ाम उल मुल्क यहाँ से दिल्ली से चला गया। वो सब ये देख नहीं सका या उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली, और वहाँ जाकर के निज़ाम उल मुल्क ने एक नई रियासत की, वहाँ पर हैदराबाद दक्षिण में चला गया, हैदराबाद एक नई रियासत की नींव डाली। उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण का पलायन था। वही एक अच्छा व्यक्ति था जिसको चला सकता था, और उसके जाने के बाद में मुग़ल साम्राज्य का जो बिखराव है, मुग़ल साम्राज्य का जो पतन है, वो लगभग जो है वो वहाँ से प्रारंभ हो गया। उसके जाने के बाद में 1738-39 की बात करें, उससे पहले थोड़ी सी बात एक और यह कर लेते हैं कि जब वो चला गया हैदराबाद में और उसने अपनी एक रियासत बना ली, तो और भी जो कई महत्वाकांक्षी जो सामंत थे, उन्होंने बंगाल में, अवध में, पंजाब में, इन्होंने वहाँ अपने आप को अपनी इंडिपेंडेंट जो है सत्ताएं वो वहाँ से बना ली, और दिल्ली से अपने आप को, मुग़ल साम्राज्य से अपने आप को अलग कर लिया। इसी बीच में 1738-39 में नादिर शाह का हिंदुस्तान पर आक्रमण हुआ, और नादिर शाह का आक्रमण यूँ कहा जाए कि वो हिंदुस्तान झेल नहीं सका। मुग़ल फ़ौजें उसका सामना नहीं कर सकी, और मोहम्मद दिल्ली पहुंच गया। मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया, और अनुमान है इतिहासकारों का कि उसने कुल मिलाकर के 70 करोड़ रुपए का माल लूटा, जिसमें प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा और शाहजहां का रतन जड़ित मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते ताउस कहा जाता है, वो अपने साथ में ले गया। मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ। 1738-39 में मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया, और ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि मोहम्मद शाह जब बंदी बना लिया गया तो मोहम्मद शाह उसके गिड़गिड़ाया, प्राणों की भीख मांगी, और उसने दया करके उसके प्राण बख्श दिए। लेकिन यहाँ से जो मुग़लों के गौरव का प्रतीक था तख्ते ताउस, जो कि शाहजहां ने बनवाया था बड़े अपने शौक़ के साथ में, वो तख्ते ताउस यहाँ से ले गया शाहजहां। और एक मुग़लों के पास में कोहिनूर का हीरा चला आ रहा था, अलाउद्दीन खिलजी के समय से वो दिल्ली के अंदर हीरा था, वो हीरा भी बहुत महत्वपूर्ण था, मुग़लों को उस हीरे पर भी बड़ा गर्व था, वो हीरा भी यहाँ से नादिर शाह ले गया। और नादिर शाह के आक्रमण से भारत को, मुग़ल साम्राज्य को एक अपूरणीय क्षति हुई, बहुत बड़ा जो नुकसान है उसको उठाना पड़ा। धन्यवाद। शेष अगले व्याख्यान में।